नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं अखिलेश चंद्र गैरोला। सबसे पहले मुख्य समाचार। भारत के 3 दिवसीय दौरे पर मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर बिन इब्राहिम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन में किया स्वागत। इक्कीस अगस्त से गैरसैंण में विधानसभा के मॉनसून सत्र का आगाज। सत्र से पहले आज भाजपा विधानमंडल दल की बैठक। और मौसम विभाग ने एक बार फिर प्रदेश के कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट किया जारी। देहरादून, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत, नैनीताल और ऊधम सिंह नगर में भारी बारिश की जताई संभावना। अब समाचार विस्तार से। भारत के दौरे पर आए मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर बिन इब्राहिम का राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वागत किया। इससे पहले मलेशिया के प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली स्थित महात्मा गांधी के समाधि स्थल राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर बिन इब्राहिम 3 दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचे हैं। इस दौरान दोनों नेताओं ने अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए। मलेशिया के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। भारत और मलेशिया के बीच मजबूत ऐतिहासिक और सामाजिक सांस्कृतिक संबंध हैं। 2015 में प्रधानमंत्री मोदी की मलेशिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को उन्नत रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर बढ़ाया गया था। प्रधानमंत्री अनवर बिन इब्राहिम की यह यात्रा भारत मलेशिया द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने का मार्ग प्रशस्त करेगी। पेरिस ओलंपिक में प्रतिभाग कर लौटे खिलाड़ियों अंकिता ध्यानी, परमजीत सिंह और सूरज पंवार ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने पेरिस ओलंपिक में प्रतिभाग पर तीनों खिलाड़ियों को बधाई दी और उन्हें सम्मानित किया। सूरज पंवार ने 42 किलोमीटर रेस वॉक मिक्स्ड रिले, परमजीत सिंह ने 20 किलोमीटर रेस वॉक और अंकिता ध्यानी ने 5000 मीटर में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने तीनों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वे आगे आने वाले प्रतियोगिताओं में पूरा समर्पण से अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करें। राज्य सरकार और प्रदेश की जनता उनके साथ है। 21 अगस्त यानी कल से ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में विधानसभा के मॉनसून सत्र का आगाज होने जा रहा है। गैरसैंण में 3 दिनों तक चलने वाले इस सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक सदन के पटल पर रखे जाएंगे। वहीं आज सत्र से पहले भाजपा विधानमंडल दल की बैठक भराड़ीसैंण में शाम 6 बजे से आयोजित की जाएगी। 3 दिनों तक चलने वाले इस सत्र में जहां विपक्ष ज्यादा से ज्यादा मुद्दे उठाने की रणनीति बना रहा है, तो वहीं विधानमंडल दल की बैठक में भाजपा विपक्ष के हमलों की काट की रणनीति बनाएगी। केदारनाथ धाम में तीर्थ पुरोहितों की ओर से राशन किल्लत का एक वीडियो वायरल हो रहा था। वीडियो में तीर्थ पुरोहित संतोष त्रिवेदी ने केदारनाथ धाम में 31 जुलाई की आपदा के बाद पैदल रास्ते क्षतिग्रस्त होने के कारण राशन की सप्लाई बंद होने का आरोप लगाया है। इसको लेकर अब जिला आपूर्ति अधिकारी KS कोहली ने बताया कि केदारनाथ धाम में किसी भी प्रकार से राशन की किल्लत नहीं है। उन्होंने कहा कि धाम में पर्याप्त मात्रा में राशन उपलब्ध है। साथ ही उन्होंने बताया कि सेक्टर मजिस्ट्रेट की ओर से जो भी मांग की जाती है उसके अनुसार ही आपूर्ति की जाती है। वर्तमान में किसी भी सेक्टर मजिस्ट्रेट की ओर से राशन की कोई मांग नहीं की गई है। देखिए, वहाँ पे जितने भी हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं या जो हमारे वहाँ पे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंदिर समिति है, उनके द्वारा जो भी हमको डिमांड की जा रही है, हम पर्याप्त राशन MI-70 के द्वारा या हेलीकॉप्टर जो आपका हिमालयन हेलीपैड है वहाँ से पर्याप्त मात्रा में भेजा जा रहा है और सभी जो संबंधित वहाँ पे हैं उनको वो वितरित किया जा रहा है। हाँ, वर्तमान में जो पर्याप्त राशन वहाँ पर भेजी गई है और इसमें प्रशासन की तरफ से जो भी डिमांड आ रही है तत्काल उसको पूरा किया जा रहा है। इसमें वर्तमान ऐसी कोई समस्या नहीं है, न किसी की सेक्टर मजिस्ट्रेट के द्वारा या किसी के द्वारा वहाँ पे कोई डिमांड की गई कि यहाँ पे राशन नहीं है। जनपद टिहरी के कुमालड़ा के जंगल में उफनते गधेरे के कारण फंसे कई लोगों को SDRF की टीम ने रेस्क्यू किया। दरअसल कुमालड़ा के जंगल में गधेरे के पास अचानक पानी बढ़ जाने के कारण गधेरे पर बना अस्थायी पुल क्षतिग्रस्त हो गया था। इससे पुल के दूसरी ओर बने रिजॉर्ट में कुछ पर्यटकों और स्थानीय लोगों के फंसे होने की सूचना पर SI लक्ष्मी रावत के नेतृत्व में SDRF की टीम तत्काल मौके पर पहुंची।
एसडीआरएफ टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर त्वरित कार्रवाई करते हुए उफनते गदेरे में रस्सी की सहायता से दिल्ली से आए 8 पर्यटकों और 9 स्थानीय लोगों को सकुशल गदेरा पार कराकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। सुरक्षित रेस्क्यू किए जाने के लिए पर्यटकों ने एसडीआरएफ का आभार व्यक्त किया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता जयप्रकाश कुकरेती से। जयप्रकाश जी, ये बताइए गदेरे के आसपास के ताजा हालात कैसे बने हुए हैं? अखिलेश जी, मैं बताना चाहूंगा कि कल शाम को यहाँ बारिश के कारण जो गदेरा उफान पर था और यहाँ गाजियाबाद के 8 पर्यटक यहाँ फंस गए थे, जिन्हें स्थानीय कुमाला पुलिस चौकी और एसडीआरएफ द्वारा जो है रेस्क्यू किया गया था। इसके अलावा इस गदेरे में कुछ स्थानीय लोग भी थे, जिन्हें प्रशासन ने सुरक्षित स्थान पर भेज दिया है। जी जी जयप्रकाश, पर्यटकों और स्थानीय लोगों को रेस्क्यू करने में एसडीआरएफ की टीम को क्या कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा था क्या? क्योंकि यह गदेरा उफान पर था, ऐसे में उनको रेस्क्यू करना एक चुनौती थी, लेकिन एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस ने उस चुनौती को स्वीकार करते हुए सभी पर्यटकों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। जी जयप्रकाश, ये बताइए क्या गदेरे में अभी भी पानी उफान पर है? जलस्तर क्या चल रहा है गदेरे में इस समय? पहले की तुलना में जल का स्तर कम हो गया है। बारिश कल क्योंकि बहुत भारी बारिश हुई थी और आज बारिश थोड़ा कम हुई है, इसलिए गदेरे का उफान कम हो गया है। जी जयप्रकाश, जैसा हमें खबर मिली है कि कुमालड़ा के आसपास ये जलस्तर बहुत बढ़ा हुआ है, क्या इससे आगे के स्थानों के लिए भी कोई खतरा है? क्योंकि ये टिहरी जनपद के जौनपुर विकासखंड का ये इलाका है। यहाँ पिछले 2 साल पहले भी बाढ़ आई थी और बाढ़ से बड़ी तबाही हुई थी। इस बार भी जो है नीचे जो देहरादून की तरफ का जो इलाका है उसके लिए जो है ये खतरा हो सकता है, इसीलिए जो है देहरादून प्रशासन और टिहरी प्रशासन लगातार इस पर नजर रखे हुए है। जी जयप्रकाश, और जैसा हमने देखा कि मौसम विभाग ने कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है, ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, तो इस समय टिहरी जिले की क्या स्थिति बनी हुई है मौसम की जयप्रकाश? मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर मौसम जो है बादल छाए हुए हैं और हल्की सी धूप है। जिस तरह से मौसम के बारे में अलर्ट किया हुआ है, उस तरह का यहाँ पर इस तरह का कोई असर यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। जी धन्यवाद जयप्रकाश। मौसम विभाग ने एक बार फिर भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर बिक्रम सिंह ने बताया कि 20 अगस्त को देहरादून, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत, नैनीताल और ऊधम सिंह नगर में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। पूर्वानुमान के अनुसार राज्य के अन्य जिलों में भी तेज बारिश हो सकती है। उन्होंने नदी नालों के आसपास रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। साथ ही कहा कि पहाड़ी जिलों में आवागमन करने वाले लोगों को भी सावधानी से सफर करना चाहिए। इसी तरह आपका जो है पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है और साथ ही जो लोअर कुमाऊं रीजन के डिस्ट्रिक्ट है, जिनमें कि नैनीताल है, चंपावत है, ऊधम सिंह नगर है, उनमें भी भारी से बहुत भारी वर्षा संभावना है। तो 4 से 5 डिस्ट्रिक्ट में इस तरह की एक्टिविटी है और बाकी जो डिस्ट्रिक्ट है उनमें भी जो भारी वर्षा है इक्का दुक्का वो और डिस्ट्रिक्ट्स में भी मिलेगी। तो कहीं ना कहीं 2 दिन जो है सतर्क रहने की काफ़ी ज़रूरत है। जो लोग नदी नालों के आसपास रहते हैं तो उनमें जलस्तर बढ़ेगा, उनको काफ़ी सतर्क रहना चाहिए। इसी तरह जो लोग आवागमन कर रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है तो ही करें, नहीं तो जो है अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार बागेश्वर जिले में भारी बारिश हो रही है। नदी नाले उफान पर हैं। चमोली जिले में भी भारी बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। भारी बारिश के कारण बद्रीनाथ मार्ग, पागल नाला, छनका और गुलाब कोटी में बंद हो गया है। इसके साथ ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाले 32 से अधिक लिंक मार्ग भी अवरुद्ध हैं। वहीं उत्तरकाशी जिले में रात भर बारिश का दौर जारी रहा, जिसके चलते गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग, बिशनपुर व नेताला में और यमुनोत्री मार्ग भी अलग अलग जगहों पर मलबा आने के कारण बंद है। बीआरओ और लोक निर्माण विभाग की टीमें मार्ग खोलने में जुटी हुई हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की समीक्षा बैठक की। बैठक में बैंकिंग पहुंच बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से सूक्ष्म, लघु एवं मझोली इकाइयों के साथ सामंजस्य रखने वाले उपयुक्त उत्पाद तैयार करने को कहा। वित्त मंत्री ने एमएसएमई क्लस्टरों में आरआरबी शाखाओं के द्वारा सक्रिय आउटरीच पर जोर दिया ताकि छोटे और सूक्ष्म उद्यमों को ऋण सुनिश्चित किया जा सके। इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के वित्तीय प्रदर्शन की भी समीक्षा बैठक की। चालू वित्त वर्ष 2024-25 का केंद्रीय बजट पेश होने के बाद यह पहली समीक्षा बैठक थी।
आरआरबी ने पिछले वित्त वर्ष 2023-24 में 7,571 करोड़ रुपए का अब तक सर्वाधिक एकीकृत शुद्ध लाभ दर्ज किया है। इसके साथ ही अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।